हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। ऐसा आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, हमने लास्ट लेक्चर में वाच्य टॉपिक स्टार्ट कर दिया था और मैंने आपको एक सिंगल लेक्चर में पूरा वाच्य समझा दिया था। आज मैं क्या करने वाला हूँ, वही जो लेक्चर था उसको मैं आपको नोट्स के थ्रू पढ़ाने वाला हूँ, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वही सारी चीज़ें किस में लिखी हुई है, नोट्स में लिखी हुई है। साथ में मैं आपको वाच्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो भी आज आपको इस लेक्चर में आपको बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और लेक्चर लाएंगे जहाँ पर मैं आपको पूरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाला हूं कि किस प्रकार से आपको वाच्य में परिवर्तन करना है। अगर मान लो कर्तृवाच्य से आपको कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है तो आप कैसे करेंगे, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी उठा लेंगे। ठीक है, तो एक और लेक्चर आएगा वाच्य का, जहाँ पर हम इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उन सारे क्वेश्चन की क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और क्या हो जाएगा, बूस्टअप हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि कौन सा कर्तृवाच्य, कौन सा कर्मवाच्य और कौन सा भाववाच्य है। ठीक है, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। चलिए उसको मैं आज थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ और नोट्स के थ्रू भी हम सारी चीज़ों को पढ़ लेते हैं। इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको हम देख लेते हैं और उसके बाद मैं आपके लिए एक लिस्ट लेकर आया हूँ कि अगर आप क्या करते हैं, कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में चेंज करते हैं तो आप सभी को पता है कर्तृवाच्य में कर्ता जो होता है प्रथमा विभक्ति में होता है, कर्मवाच्य अभाववाच्य की बात करते हैं यहाँ पर कर्ता जो होता है तृतीय विभक्ति में होता है। तो वाच्य अगर आपको परिवर्तन करने को आता है, यानी कि कर्तृ से अगर आपको क्या करना है, कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, कर्ता में भी परिवर्तन करना होगा। कर्तृवाच्य का जो प्रथमा विभक्ति का कर्ता है तो उसको आपको अगर मान लो कर्तृवाच्य को कर्म में चेंज करना है तो कर्म में क्या होता है, कर्ता तृतीया में होता है। तो उस कर्ता को जो कि कर्तृवाच्य के प्रथमा में था उसको कर्मवाच्य में क्या करना पड़ेगा, तृतीय विभक्ति में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट लेकर आया हूँ, तो उसको आप याद कर लेना, तो आपके लिए वाच्य परिवर्तन करने में क्या हो जाएगा, और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक, चलिए तो सबसे पहले मैं आपको क्या कर देता हूँ, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था उसको मैं रिवाइज करा देता हूँ। अब यहाँ पर कल पिछले 2 दिन से लेक्चर नहीं आया था। ठीक है, क्यों नहीं आया था, क्योंकि मैंने क्या बनाया था, देखो आप हाथ में मैंने अपनी कोचिंग का नाम लिखवाया था। देखिए आप कैसा लग रहा है बताओ, थोड़ा सा पेनफुल था और जिस दिन मैं लिखवा के आया था उस दिन यहाँ पर क्या हो गई थी, हल्की सी स्वेलिंग भी हो गई थी, जिस कारण मैं ना तो लेक्चर बना पा रहा था ना मैं नोट्स दे पा रहा था। और उस दिन इसलिए मैंने क्या रखा था, लाइव सेशन रख लिया था। ठीक है, अब थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है तो मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, लेक्चर शूट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो चलिए हमने क्या पढ़ा था उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, फटाफट नोट्स से रीडिंग मार लेंगे। जो हमने पढ़ा था वही आपको सारी चीज़ मैंने पढ़ा दी है लास्ट लेक्चर में। चलिए, तो मैंने आपको बताया था कि वाच्य क्या होता है। तो वाक्य को कहने की विधि को हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। ठीक है, और वाच्य जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा, और तीसरा अगर हम बात करते हैं तो तीसरा क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। ठीक, इसकी मैंने आपको टेबल बनाई थी। चलिए हम इसको एक बार फिर टेबल के थ्रू समझते हैं, इसको हम एक बार फिर टेबल के थ्रू समझ लेते हैं। अब थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन रही तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो किसी भी सेंटेंस में आपको क्या क्या देखना पड़ता है, एक तो आपको कर्ता को देखना पड़ता है, दूसरा आपको कर्म को देखना पड़ता है, और तीसरा आपको किसको देखना पड़ता है, क्रिया को देखना पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम कर्तृवाच्य की बात करते हैं तो कर्तृवाच्य में क्या होता है, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, यानी कि कर्ता कौन सी विभक्ति में होगा, प्रथमा विभक्ति में होगा। तो यहाँ पर कर्ता क्या होता है, प्रधान होता है। अब चूंकि यहाँ पर कर्ता प्रधान होता है, यानी कि कर्ता जो होगा वो कौन सी विभक्ति में होगा, वो प्रथमा विभक्ति में होगा। ठीक है, वही अगर हम बात करते हैं इसकी कर्मवाच्य की, तो कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्म प्रधान होता है। तो यहाँ पर कर्मवाच्य में किसमें होगा, प्रथमा विभक्ति में होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, कर्म जो होता है वो क्या होता है, प्रधान होता है। तो यहाँ पर कर्म क्या होगा, प्रथमा विभक्ति में होगा। ठीक है, अगर हम भाववाच्य की बात करते हैं तो भाववाच्य में कौन प्रधान होता है, क्रिया प्रधान होती है। तो यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होती है, क्रिया जो होती है क्या होती है,
प्रधान होती है। और यहाँ पर क्रिया हमेशा याद रखना, भाववाच्य में हमेशा आप याद रखना कि क्रिया जो है वो आपको हमेशा किस में देखने को मिलेगी, प्रथम पुरुष एक वचन में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर क्रिया आपको किस में देखने को मिलेगी, प्रथम पुरुष एक वचन में आपको क्रिया देखने को मिलेगी। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं कर्तृवाच्य की बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या होता है, कर्ता प्रधान होता है, यानी कि कर्ता जो यानी कि क्रिया जो होती है वो किसके अनुसार चलेगी, कर्ता के अनुसार चलेगी। ठीक है। तो अगर हम क्रिया की बात करते हैं तो क्रिया किसके अनुसार चलेगी, कर्ता के अनुसार चलेगी, कर्ता के अनुसार चलेगी। ठीक है। अगर हम कर्म की बात करते हैं यहाँ पर, तो आप ये बताइए मेरे को कि कर्तृवाच्य में कर्म का कोई रोल होता है, कोई रोल नहीं होता है। और जिसका रोल नहीं होता है, जिसका कोई रोल नहीं होता है तो वो अपनी विभक्ति में ही रहती है। तो अगर हम कर्म की बात करते हैं तो कर्म की कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है। तो अगर हम कर्तृवाच्य की बात करते हैं, कर्तृवाच्य में कर्म का कोई रोल होता है, बिल्कुल कोई रोल नहीं होता है। और किसी भी वाच्य में जिसका कोई रोल नहीं होता है वो अपनी विभक्ति में ही रहेगी। तो अगर हम कर्म की बात करते हैं तो कर्म किस में होगी, द्वितीय विभक्ति में होगी। ठीक है, द्वितीय विभक्ति में होगी। इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ बालकः, बालकः। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर बालकः लिखा, तो आप बताइए बालकः कौन सी विभक्ति में है, बालकः जो है वो प्रथमा विभक्ति में है। और जैसे ही आपको कर्ता प्रथमा विभक्ति में दिखता है, आप समझ जाना वो किसका वाक्य है, वो कर्तृवाच्य का वाक्य है। इस चीज को गांठ बांध लीजिए, अगर आपको जब भी कर्ता प्रथमा विभक्ति में दिख जाता है, आप समझ जाना कि वो किसका वाक्य है, वो कर्तृवाच्य का वाक्य है। ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, कर्ता प्रधान होगा। कर्ता प्रधान का मतलब क्या होगा, क्रिया जो है वो किसके अनुसार चलेगी, वो कर्ता के अनुसार चलेगी। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ बालकः, बालकः पठति, बालकः पठति। तो आप मेरे को ये बताइए कि ये जो क्रिया है वो किसके अनुसार चलिए, कर्ता के अनुसार चलिए। चलिए कि नहीं चलिए, चलिए। कैसे चलिए, देखिए आप, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी लास्ट लेक्चर में, ये वाली। मैंने आपको बताया था कि कर्ता जो होते हैं वो तीन प्रकार के हो सकते हैं, या तो कर्ता प्रथम पुरुष में हो सकता है, या तो मध्यम पुरुष में हो सकता है, या तो किस में हो सकता है, उत्तम पुरुष में हो सकता है। तो अगर मैं की बात करता हूँ, अहम की बात करता हूँ, तो वो हमेशा किस में होगा, उत्तम पुरुष में होगा। अगर मैं तुम की बात करता हूँ, यानी कि तुम की बात करता हूँ, वो किस में होगा, मध्यम पुरुष में होगा। मैं अपने आप को श्रेष्ठ मानूंगा, आपको मध्यम मानूंगा, बाकी सारी चीजें, अन्य चीजें जो वो किस में होगी, प्रथम पुरुष में होगी। तो कहीं भी किसी भी वाक्य में अगर आपको मैं दिख जाए तो वो किस में है, उत्तम पुरुष में। अगर तुम दिख जाए वो किस में है, मध्यम पुरुष में। और बाकी सब, बाकी जितने भी करता, चाहे वो बालक हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो लता हो, चाहे वो सह हो, कुछ भी हो, वो किस में होगा, प्रथम पुरुष में होगा। तो आप देखिए यहाँ पर बालक आपको किस में दिख रहा है, प्रथम पुरुष में दिख रहा है। ठीक है। और कर्तृवाच्य में क्या होता है, कर्ता प्रधान होता है, यानी कि क्रिया किसके अनुसार चलेगी, इस कर्ता के अनुसार चलेगी। तो आप देखिए बालक किस में है, ये प्रथम पुरुष एक वचन में है। तो बालक के साथ कौन सी क्रिया जुड़ेगी, अगर हम पट का एग्जांपल लेते हैं तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया जुड़ेगी। तो आप देखिए यहाँ पर, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है, पठति है, इसीलिए क्या हो गया, बालक पठति हो गया। तो देखिए आप, ये जो पठति क्रिया है वो कर्ता के अनुसार चली कि नहीं चली, चली है ना। कर्ता यहाँ पर किसमें, प्रथम पुरुष एक वचन में, तो क्रिया भी कौन सी लगी, प्रथम पुरुष एक वचन की लगी। तो इसका मतलब यही होता है, कर्ता प्रधान, तो क्रिया किसके अनुसार चल रही है, कर्ता के अनुसार चल रही है। अगर कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन में है तो आप देखिए यहाँ पर क्रिया जो है वो कौन सी जुड़ी, इसके साथ प्रथम पुरुष एक वचन वाली जुड़ी। समझ में आया। तो यही चीज यहाँ पर मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको डिटेल में बताई थी। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, बालक का पठति हो गया। चलो एक और एग्जाम्पल लेता हूँ तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि हम लिख लेते हैं, चलो बालक को हटाओ, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्या, रामः, रामः, रामः पुस्तकम, रामः, रामः पुस्तकम, पुस्तकम पठति, रामः पुस्तकम पठति। तो आपने यहाँ पर कर्ता को देखा, तो कर्ता को आपने देखा, तो कर्ता कौन सी विभक्ति में, प्रथमा विभक्ति में। तो जैसे ही आपको कर्ता प्रथमा विभक्ति में दिखता है, आप समझ जाना वो किसका, कर्तृवाच्य का वाक्य है, यानी कि यहाँ पर कर्ता प्रधान होगा।
कर्ता प्रधान का मतलब यहाँ पर क्रिया किसके अनुसार चलेगी, कर्ता के अनुसार चलेगी। तो आप देखिए यहाँ पर राम किस में आता है, प्रथम पुरुष एक वचन में। तो यहाँ पर इसके साथ कौन सी क्रिया जुड़ेगी, प्रथम पुरुष एक वचन वाली जुड़ेगी। देखिए आप पठति जुड़ गया। और कर्म की बात करते हैं, यहाँ पर कर्म क्या है, पुस्तकम कर्म है। इसका इस वाक्य में कोई रोल है, कोई रोल नहीं है। और जिसका कोई रोल नहीं होता है वो तो अपनी विभक्ति में ही रहती है। तो देखिए आप यहाँ पर अगर हम पुस्तकम की बात करते हैं, क्योंकि ये क्या है, कर्म है, इसका कोई रोल नहीं है इस वाक्य में, तो ये अपनी विभक्ति में ही रहेगी। किसमें, द्वितीय विभक्ति में। तो ये कौन सी विभक्ति में, द्वितीय विभक्ति में है। आया समझ में, आया, ठीक है। चलो एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ त्वम पठसि, त्वम पठसि। तो आप मेरे को ये बताइए कि ये जो त्वम है, ये क्या है, प्रथमा विभक्ति का है। जैसे प्रथमा विभक्ति आपने देखा तो आप समझ जाना ये क्या है, कर्तृवाच्य का वाक्य है। यानी कि कर्ता जो है, यानी कि क्रिया जो है किसके अनुसार चलेगी, कर्ता के अनुसार चलेगी। तो आप देखिए त्वम जो है किस में आता है, मध्यम पुरुष में आता है, मध्यम पुरुष के एक वचन में। तो इसके साथ क्रिया कौन सी जुड़ेगी, मध्यम पुरुष एक वचन की जुड़ेगी। तो ये जो पठसि जो है किस में आता है, मध्यम पुरुष एक वचन में आता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, त्वम पठसि हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसा लिख दो कि त्वम पठति लिख दो तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रिया जो है कर्ता के अनुसार नहीं चल रही है। और हमने क्या देखा, कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है। इसका मतलब क्या होता है कि कर्ता जो है जिस पुरुष या वचन में है तो क्रिया भी क्या होगी, उस पुरुष और वचन में होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, एक चीज और आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, किसमें, कर्तृवाच्य में। कर्तृवाच्य में कि कर्तृवाच्य में क्या हो सकता है, कर्म हो भी सकता है और यहाँ पर कर्म नहीं भी हो सकता है, ठीक। तो हमने बात कर ली इसकी, कर्तृवाच्य की बात कर ली। इसमें क्या होता है, कर्ता प्रधान होता है, रट लीजिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, कर्ता प्रधान होता है, कर्म द्वितीय विभक्ति में होगा, क्रिया जो होगी वो किसके अनुसार चलेगी, कर्ता के अनुसार चलेगी। इस चीज को आप रट लीजिए। आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कर्ता को देखना है। कर्ता अगर प्रथमा विभक्ति में है आप समझ जाना वो कर्तृवाच्य का वाक्य है। समझ गए, ये सब समझ में आएगा जब आप आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे, तभी तो आप परिवर्तन करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब हम बात करते हैं किसकी, कर्मवाच्य की बात करते हैं। तो कर्मवाच्य में क्या प्रधान होता है, कर्म प्रधान होता है। यानी कि कर्म किस में होगा, प्रथमा विभक्ति में होगा। तो जब भी किसी भी वाक्य में अगर आपको कर्म प्रथमा विभक्ति में दिख जाए, आप समझ जाना वो किसका है, कर्मवाच्य का वाक्य है। किसका है, कर्मवाच्य का वाक्य। अब यहाँ पर मेरे को बताइए, कर्ता जो होता है इसका यहाँ पर कोई रोल होगा, कोई रोल नहीं होगा। तो कर्ता जो होगी वो किस में होगी, अपनी विभक्ति में ही होगी। और एक चीज को आप गांठ बांध लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछता है कि कर्ता की विभक्ति क्या होती है, तो आपको क्या बोलना है, कर्ता की विभक्ति जो होती है वो तृतीया विभक्ति होती है। ये चीज को आप गांठ बांध लीजिए। फिर मैं यहाँ पर नोट करके लिख रहा हूँ, लास्ट लेक्चर में भी मैंने लिखा था, फिर नोट करके लिख रहा हूँ कि अगर आपसे कोई बोले कि कर्ता की विभक्ति क्या होती है, तो कर्ता की तृतीया विभक्ति होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि कर्तृवाच्य के, अगर आपसे कोई पूछे कि कर्तृवाच्य के कर्ता की क्या विभक्ति होती है, तो कर्तृवाच्य की विभक्ति की प्रथमा विभक्ति होती है। इस चीज को आप गांठ बांध लीजिए। तो कर्मवाच्य में को आप ये बताइए कि यहाँ पर कर्ता का कोई रोल होगा, कोई रोल नहीं होगा। और जिसका रोल नहीं होता है वो अपनी विभक्ति में ही होती है। तो यहाँ पर कर्ता किस में होगी, तृतीया विभक्ति में होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ता किस में होगा, तृतीया विभक्ति में होगा, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये भी है कि अगर आपको कर्ता तृतीया विभक्ति में दिख जाए तो यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती है, कर्मवाच्य भी हो सकता है, भाववाच्य भी हो सकता है। लेकिन अगर कर्म के साथ है तो कर्मवाच्य, अगर कर्म नहीं है तो क्या हो जाएगा, भाववाच्य। क्यों, क्योंकि भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। आई बात समझ में। या तो आप सीधा देखो, कर्म अगर प्रथमा में है तो वो क्या होगा, कर्मवाच्य ही होगा। ये आइडेंटिफाई करने का तरीका है कर्मवाच्य को। आई बात समझ में। चलिए, और यहाँ पर अब चूंकि कर्म प्रधान है तो यहाँ पर क्रिया किसके अनुसार चलेगी, यहाँ पर कर्म के अनुसार चलेगी। किसके अनुसार चलेगी, कर्म के अनुसार चलेगी, ठीक है। ले ले एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं एग्जाम्पल एक ले लेता हूँ। जैसे कि बात करते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं रामायण पुस्तकम क्या हो जाएगा, यहाँ पर पठ्यते, रामायण पुस्तकम पठ्यते, ठीक है। रामायण पुस्तकम पठ्यते,
तो आप यहाँ पर देखिए, और एक चीज आपको और बता दूं, कर्मवाच्य और भाववाच्य की जो क्रिया होती है वो कैसे चलती है, आत्मनेपद जैसे चलती है। आत्मनेपद में हमने जो रूप देखा था ना, उसके जैसे यहाँ पर क्रिया चलती है। एक चीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, और मैं आपको बताऊंगा आपको आगे जब मैं आपको स्पेशल पॉइंट बताऊंगा वाच्य के, तो यहाँ पर और आपको बताऊंगा। तो आपको कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्रिया आपको कुछ इस प्रकार से ही देखने को मिलेगी, पठ्यते, क्रियते, इसी तरह से आपको क्रिया देखने को मिलेगी, लिखियते, ठीक है, खाद्यते, इस प्रकार से आपको क्रिया देखने को मिलेगी। तो देखिए, आप देखिए यहाँ पर, अब जैसे ही आपने क्या देखा, कर्मवाच्य को प्रथमा विभक्ति में देखा, तो अब यहाँ पर कर्म कर्म को, तो यहाँ पर कर्म क्या है, पुस्तकम, यहाँ पर कर्म है, और ये जो कर्म जो है किसमें है, प्रथमा में है। इसका मतलब ये क्या होगा, कर्मवाच्य का वाक्य होगा। किसका होगा, कर्मवाच्य का वाक्य होगा, यानी कि यहाँ पर क्रिया किसके अनुसार चलेगी, कर्म के अनुसार चलेगी, है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पठ्यते हैं वो किसके अनुसार चल रहा है, इस कर्म के अनुसार चल रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए, ये प्रथम पुरुष का है। पुस्तकम की अगर हम बात करते हैं तो पुस्तकम किसका है, ये प्रथम पुरुष प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पठ्यते हैं वो भी क्या हो जाएगी, प्रथम पुरुष एक वचन की होगी, यानी कि यहाँ पर क्रिया जो है किसके अनुसार चल रही है, कर्म के अनुसार चल रही है, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए, और हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल और यहाँ पर लेते हैं, और यहाँ पर ये जो करता है किस में दिख रहा है आपको, तृतीया में दिख रहा है, ठीक है। चलिए, और एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूँ, जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर हम क्या लेते हैं, बालकेन पुस्तकानि पठयन्ते। तो आप यहाँ पर देखिए, ये जो पुस्तकानि है इसकी कौन सी विभक्ति आपको दिख रही है, प्रथमा दिख रही है। प्रथमा में भी कौन सी दिख रही है आपको, बहुवचन की दिख रही है, ठीक है। यानी कि आप समझ गए कि यहाँ पर क्या है, कर्म प्रधान है। कर्म आपको दिख गई किसमें, प्रथमा में, यानी कि किसका वाक्य, कर्मवाच्य का वाक्य। अब जैसे ही कर्मवाच्य का वाक्य, यहाँ पर क्या है, कर्म प्रधान है, क्रिया किसके अनुसार चलेगी, कर्म के अनुसार चलेगी। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो गया, पठयन्ते हो गया, यानी कि बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन का यहाँ पर क्रिया आ गई है। पहले यहाँ पर क्या था, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया थी, क्यों, क्योंकि ये क्या था, प्रथमा विभक्ति एक वचन का था। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया, बालक जो है वो एक पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, कई सारी पुस्तकें पढ़ रहा है, मतलब यहाँ पर बहुवचन वाली पुस्तक आ गई। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो क्रिया है वो भी किसकी होगी, बहुवचन की होगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो क्रिया है किसके अनुसार चली, इस कर्म के अनुसार चली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्रिया कर्म के अनुसार चलेगी, और कर्ता जो है वो तो आपको किसमें देखने को मिलेगा, तृतीय विभक्ति में देखने को मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया अपना कर्मवाच्य। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी भाववाच्य की बात करते हैं, तो भाववाच्य में भी क्या होगा, कर्ता जो होगी वो तृतीय विभक्ति में होगी। यहाँ पर कोई आपको कर्म दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो जब भी कर्ता तृतीय विभक्ति में कर्म नहीं दिखाई दे, आप समझ जाना वो भाववाच्य का है। ये पहचानने का तरीका होता है। और जैसे भाववाच्य हुआ, यहाँ पर क्रिया क्या हो जाएगी, प्रधान हो जाएगी। और क्रिया आपको हमेशा किसमें देखने को मिलेगी, प्रथम पुरुष एक वचन में देखने को मिलेगी। किसमें, प्रथम पुरुष एक वचन यहाँ पर देखने को मिलेगी। और क्रिया हमेशा किसमें होगी, क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में होगी। आई बात समझ में, ये हो गया, ठीक है, ठीक। आई होप आप सभी को सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो ये क्या होता है, भाववाच्य होता है। और यहाँ पर चूंकि क्रिया खुद ही प्रधान है, तो ना तो ये कर्ता के अनुसार चलेगी, ना कर्म के अनुसार चलेगी, ठीक है। और ये हमेशा एक में ही रहेगी, किसमें, प्रथम पुरुष एक वचन में, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ तो क्या ले लेंगे हम, जैसे कि बात करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम ले लेते हैं रामेण क्या हो जाएगा, रामेण क्रियते मतलब क्या होता है, करना, ठीक है। यहाँ पर देखो कोई कर्म दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए, अब चूंकि कर्म नहीं दिख रहा, समझ जाना आप एक चीज, तो क्या देखना आपको, कर्ता आपको तृतीया में दिखना चाहिए, और दूसरा आपको यहाँ पर कर्म नहीं है, यहाँ पर कर्म नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑब्वियस की बात है, ये भाववाच्य का वाक्य है। आई बात समझ में, आइडेंटिफाई करना आ गया, सेंटेंस हम कैसे आप पहचान लेंगे, आ गया सब कुछ, ठीक है। चलिए, अब वाच्य को परिवर्तन कैसे करना है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगा। अब मैं फटाफट जो भी नोट्स में लिखा है उसको मैं देख लेता हूँ, ठीक है। चलिए, अब फटाफट जो नोट्स में लिखा हुआ है उसको हम फटाफट पढ़ लेते हैं।
तो देखिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। अब स्पीड हाई रख रहा हूँ है ना, मैंने सारी चीज समझा दी है। तो देखिए यहाँ पर कर्तृवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है, भाववाच्य होता है। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, भाववाच्य में क्रिया प्रधान होती है। अब कर्ता प्रधान है, इसका मतलब प्रथमा विभक्ति में होगा, कर्म यहाँ पर द्वितीय में होगी, क्रिया की बात करते हैं कर्ता के अनुसार चलेगी। कर्मवाच्य की बात करते हैं यहाँ पर कर्म प्रधान होता है, कर्ता तृतीया में देखने को मिलेगी, क्रिया कर्म के अनुसार चलेगी। भाववाच्य की बात करते हैं कर्ता किसमें होगा, तृतीय विभक्ति में होगा, और यहाँ पर कर्म देखने को नहीं मिलेगा, और क्रिया खुद जो होती है यहाँ पर क्या होती है, प्रधान होती है, ना तो कर्म के अनुसार चलेगी ना तो यहाँ पर कर्ता के अनुसार चलेगी। आई होप समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर स्पीड को हाई रखना हूँ, जो समझाने का था वो मैंने सारी चीज समझा दी है। लास्ट लेक्चर में भी वही आपको दोहराया था, अभी मैं वही दोहरा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो अगर हम कर्तृवाच्य की बात करते हैं, अब देखिए यहाँ पर वही चीज लिखी हुई जो मैंने आपको समझाया था। जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो उसे हम क्या कहते हैं, कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य में आपको क्या ध्यान रखना है, कर्ता प्रथमा विभक्ति में होगा, कर्म द्वितीय विभक्ति में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, और क्रिया की अगर हम बात करते हैं तो क्रिया जो है वो किसके अनुसार चलेगी, कर्ता के अनुसार चलेगी। यानी कि कर्ता जिस पुरुष और वचन में होगा, क्रिया भी उस पुरुष और वचन में ही होगी, मतलब कर्ता के साथ वही क्रिया जुड़ेगी। जिस पुरुष और वचन में करता है तो उसी के साथ क्रिया यहाँ पर जुड़ने वाली है। ठीक है, या उसी पुरुष और वचन की क्रिया यहाँ पर जुड़ने वाली है, मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद उदाहरण आप देख लीजिए यहाँ पर एक बार फिर से। तो देखिए यहाँ पर सीता गृहम गच्छति, तो जैसे ही आपको वाक्य में क्या होता है, प्रथमा विभक्ति दिखती है कर्ता में, तो आप समझ जाना वो कर्तृवाच्य का है। तो यहाँ पर सीता क्या है, प्रथमा विभक्ति है, यानी कि किसका वाक्य है, कर्तृवाच्य का वाक्य है। अब जैसे यहाँ पर कर्तृवाच्य हुआ तो यहाँ पर क्या हो गया, कर्ता प्रधान हो गया, यानी कि क्रिया किसके अनुसार चलेगी, कर्ता के अनुसार चलेगी। तो सीता क्या है, सीता जो है वो किस में आती है, प्रथम पुरुष में आती है। तो यहाँ पर जो क्रिया जुड़ेगी वो कौन सी जुड़ेगी, प्रथम पुरुष वाली जुड़ेगी। तो देखिए आप यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन, तो देखिए यहाँ पर गच्छति यहाँ पर जुड़ गया। आई बात समझ में। वही आप देखिए यहाँ पर अहम रामायणम पठामी, ठीक है। तो यहाँ पर अहम क्या है, प्रथमा विभक्ति है। देखिए आप यहाँ पर अहम जो है वो क्या है, प्रथमा विभक्ति है। ठीक है, अब जैसे प्रथमा आपने देखा, आप समझ गए कर्तृवाच्य का वाक्य है, यानी कि यहाँ पर क्रिया जो है वो किसका अनुसरण लेगी, कर्ता का अनुसरण लेगी। अहम किस में आता है, अहम जो होता है वो उत्तम पुरुष एक वचन में आता है। तो यहाँ पर क्रिया कौन सी जुड़ी हुई है, उत्तम पुरुष एक वचन वाली जुड़ी हुई है। और चूंकि यहाँ पर कर्म का तो कोई रोल होता ही नहीं है, तो वो अपनी विभक्ति में ही रहेगा। तो आप देखिए यहाँ पर गृहम भी द्वितीय में है और रामायण भी किसमें है, द्वितीय विभक्ति में है। भाई अगर हम बात देखें यहाँ पर उपयुक्त दोनों वाक्यों में क्या हो गया, कर्ता में प्रथमा विभक्ति है, कर्म में द्वितीय विभक्ति है, और क्रिया की अगर हम बात करते हैं तो कर्ता के अनुसार चल रही है। वही अगर हम कर्मवाच्य की बात करते हैं, कर्मवाच्य के वाक्यों में क्या होता है, कर्म की प्रधानता होती है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कर्म आपको प्रथमा विभक्ति में देखने को मिलेगा। तो जिस भी वाक्य में कर्म आपको प्रथमा विभक्ति में दिख जाए, आप समझ जाना वो किसका वाक्य है, वो कर्मवाच्य का वाक्य है। कर्ता में आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, तृतीय विभक्ति देखने को मिलेगी। तो जिस भी वाक्य में आपको क्या दिख जाए, कर्ता जो है तृतीय विभक्ति में दिख जाए, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वो कर्मवाच्य का वाक्य हो सकता है या तो वो भाववाच्य का वाक्य हो सकता है। तो अगर हम बात करते हैं किसी कर्मवाच्य की, तो यहाँ पर आपको कर्म दिखाई देगा, भाववाच्य की बात करते हैं तो यहाँ पर कर्म दिखाई नहीं देगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आप यहाँ पर क्रिया और पुरुष तथा वचन, मतलब यहाँ पर क्रिया जो किसके अनुसार चलेगी, कर्म के अनुसार चलेगी। जिस पुरुष और वचन में कर्म होगा तो उस पुरुष और वचन में क्या होगी, क्रिया होगी। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर आपको कर्ता दिखाई दे रहा है बालकेन। जैसे आपने यहाँ पर तृतीय विभक्ति देखी कर्ता में, साथ में आपने यहाँ पर क्या देख लिया, कर्म देख लिया। इसका मतलब ये किसका वाक्य है, ये कर्मवाच्य का वाक्य है। ठीक है, या तो आप सिंपल क्या देख लो, कर्म को प्रथमा विभक्ति में देख लो। तो जैसे आपको कर्म प्रथमा विभक्ति में देखने को मिलता है, आप समझ जाना कि वो किसका वाक्य है, कर्मवाच्य का वाक्य है। यानी कि यहाँ पर क्रिया जो है किसके अनुसार चलेगी, कर्म के अनुसार चलेगी। तो देखिए आप यहाँ पर पठ्यते आ गया, और ये जो पठ्यते जो है क्रिया जो है किसके अनुसार चल रही है, कर्म के अनुसार चल रही है। ठीक है, वही अगर हम बात करते हैं अगला एग्जाम्पल देखिए, त्वया जो है क्या है, तृतीय विभक्ति का है। विद्यालय गम्यते, और विद्यालय जो क्या है, प्रथमा विभक्ति का है। और गम्यते जो यानी कि क्रिया किसके अनुसार चल रही है, कर्म के अनुसार चल रही है। वही अगर आप देखिए मया पत्रम लिख्यते, तो मया की बात करते हैं, मया किस में है, प्रथमा विभक्ति में है। पत्रम की अगर बात करते हैं जो कि क्या है, मया की अगर हम बात करते हैं यानी कि कर्ता, वो आपको किस में दिख रहा है, तृतीय विभक्ति में दिख रहा है। ये क्या है, तृतीय विभक्ति में है। ठीक है, पत्रम की बात करते किस में है, प्रथमा विभक्ति में है।
है ना। जैसे आपने कर्म को प्रथमा में देखा, इसका मतलब किसका वाच्य है, ये कर्मवाच्य का वाक्य है। तो यहाँ पर क्रिया जो है किसका अनुसरण लेगी, वो इस कर्म का अनुसरण लेगी, कर्म के अनुसार चलेगी। तो देखिए आप यहाँ पर उपयुक्त वाक्यों में कर्ता में तृतीया विभक्ति आपको दिखाई दे रही है, कर्म में प्रथमा विभक्ति आपको दिखाई दे रही है, और क्रिया की अगर हम बात करते हैं तो किसके अनुसार चल रही है, कर्म के अनुसार चल रही है। भाववाच्य की बात करते हैं, भाव का मतलब क्या होता है, क्रिया होता है। यहाँ पर क्रिया की प्रधानता आपको देखने को मिलती है। कर्ता में तृतीया विभक्ति आपको देखने को मिलेगी, और क्रिया हमेशा किसमें होगी, प्रथम पुरुष एक वचन में। गांठ बांध लो इस चीज को। भाववाच्य की हम बात करते हैं, भाववाच्य में जो क्रिया होती है वो हमेशा किसमें होगी, प्रथम पुरुष एक वचन में होगी। इस चीज को आप क्या कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर कर्म नहीं दिखाई देगा, समझ जाना। जब भी आपको वाक्य में कर्ता तृतीया विभक्ति में दिख जाए, साथ में आपको उस वाक्य में कर्म दिखाई नहीं दे, समझ जाना वो किसका वाक्य है, वो भाववाच्य का वाक्य है। और भाववाच्य आते ही यहाँ पर क्रिया प्रधान हो जाती है, और क्रिया जैसे ही प्रधान हो जाती है तो ना तो ये कर्ता के अनुसार चलेगी, ना तो ये कर्म के अनुसार चलेगी। यानी कि यहाँ पर क्रिया जो होती है वो हमेशा आपको किसमें देखने को मिलेगी, आपको हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में देखने को मिलेगी। आई बात समझ में। उदाहरण आप देख लीजिए, मया हस्यते। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो कर्ता है, यहाँ पर देखिए मया है, यहाँ पर त्वया है, यहाँ पर क्या है, ईश्वरेण है। तो ये तीनों कर्ता आपको किसमें दिखाई दे रहे हैं, तृतीया विभक्ति में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको कर्म दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, कर्म दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, कर्म दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। कर्म नहीं है, इसका मतलब क्या है, भाववाच्य। यहाँ पर क्या होगी, क्रिया प्रधान होगी। और आप देखिए यहाँ पर हस्यते, स्त्रियते, भूयते, ये तीनों क्रिया आपको किसमें दिखाई दे रही है, प्रथम पुरुष और एक वचन में आपको दिखाई दे रही है, जो कि कंडीशन है। ठीक, चलिए उसके बाद हम बात करते क्या, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि उपयुक्त उदाहरणों में क्या हो गया, कर्ता में आपको क्या दिखाई दी, तृतीया विभक्ति दिखाई दी। यहाँ पर आपको कर्म नहीं दिखाई दिया, और आपको क्रिया हमेशा किसमें दिखाई दी, प्रथम पुरुष एक वचन में दिखाई दी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर वाच्य से संबंधित में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आया हूं। तो आप देखिए वाक्य में जो प्रधान होता है उसमें क्या होती है, प्रथमा विभक्ति होती है ना। और कर्तृवाच्य के वाक्यों में चूंकि क्या होता है, कर्ता प्रधान होता है, यानी कि यहाँ पर कर्ता में क्या होगी, प्रथमा विभक्ति होगी। इसी प्रकार कर्मवाच्य के वाक्यों में कर्म प्रधान होता है, यानी कि कर्म में क्या होगा, प्रथमा विभक्ति होगी। ठीक है, सकर्मक मतलब कर्म सहित धातुओं के रूप दो वाच्यों में होते हैं। तो कर्म की अगर हम बात करें तो एक तो आपको कर्तृवाच्य में कर्म देखने को मिल जाएगा, और आपको कर्मवाच्य में कर्म देखने को मिलेगा। कर्मवाच्य में तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और कर्तृवाच्य की बात करते हैं तो कर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और अकर्मक की बात करें तो दो वाच्यों में हो सकते हैं, कर्तृवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, भाववाच्य में तो कर्म आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कर्तृ की बात करते हैं कर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक, चलिए वही चीज देखो जो मैंने समझाया ना, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। सकर्मक एवं अकर्मक दोनों प्रकार की धातुओं से कर्तृवाच्य हाँ, और जैसे मैंने बताया ना, कर्तृवाच्य में कर्म हो भी सकता है और नहीं हो सकता है, ये इसका मतलब है। सकर्मक धातुओं से अगर देखें तो कर्म से कर्म जिसमें होता है वो क्या है, कर्मवाच्य, और कर्म जिसमें नहीं होता है वो क्या है, भाववाच्य। और मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको बताया था कि कर्मवाच्य और भाववाच्य की जो क्रिया होती है उसमें क्या होता है, यक प्रत्यय लग जाता है, यहाँ पर यह शेष रह जाता है। यानी कि कर्मवाच्य और भाववाच्य की जो क्रिया होती है वो हमेशा आपको आत्मनेपद जैसी दिखाई देगी, मतलब उनका रूप जो होता है वो आत्मनेपद जैसा चलता है। आत्मनेपद होता नहीं है, आत्मनेपद जैसी धातुएं होती है उनके जैसे यहाँ पर रूप दिखाई देता है। जैसे कि बात करते हैं जैसे कि बात करते हैं पठ्यते, लिख्यते, क्रियते, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर क्रियाएं का रूप आपको देखने को मिला, किसमें, भाववाच्य और कर्मवाच्य में। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर पठ्यते, लिख्यते, हस्यते, नियते, पियते, तो इस प्रकार से आत्मनेपद धातुओं जैसा आपको रूप कर्मवाच्य और भाववाच्य क्रियाओं में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब देखो मैंने आपको बताया था ना कि आपको क्या करना है, वाच्य परिवर्तन करना है, ऐसे क्वेश्चन आते भी है। तो जैसे कि मान लो क्वेश्चन आ गया कि कर्तृवाच्य जो है उसको आपको कर्मवाच्य या भाववाच्य में चेंज करना है। आपको पता है कर्तृवाच्य में कर्ता जो होता है किसमें होता है, प्रथमा विभक्ति में होता है। और कर्मवाच्य की बात करते हैं तो यहाँ पर कर्ता जो होता है, कर्मवाच्य भाववाच्य की बात करते हैं तो किसमें होता है, तृतीया में होता है। तो अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए कि कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में आप चेंज कीजिए, अब कर्तृवाच्य में कर्ता किसमें होता है, प्रथमा में होता है। कर्मवाच्य में कर्ता किसमें होता है, तृतीया में होता है। तो अगर आपको कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में चेंज करना है तो कर्तृवाच्य का जो कर्ता जो कि किसमें, प्रथमा में है, तो आपको कर्मवाच्य के कर्ता
उसको किस में बनाना पड़ेगा, तृतीय में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ लिस्ट लेकर आया हूँ। जैसे कि बात करते हैं भवान जो होता है ये क्या है, प्रथमा विभक्ति का, अगर आप इसको तृतीया में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, भवता हो जाएगा। भवती की बात करते हैं भवत्या हो जाएगा। त्वम की बात करते हैं त्वया हो जाएगा। अहम की बात करते हैं तो मया हो जाएगा। स की बात करते हैं प्रथमा विभक्ति का है, ठीक है, अगर इसको आप तृतीया में करेंगे तो क्या हो जाएगा, तेन हो जाएगा। सा की बात करते हैं प्रथमा में तो तृतीया में करेंगे तो क्या हो जाएगा, तया हो जाएगा। क की बात करते केन हो जाएगा। का की बात करते तृतीया में क्या हो जाएगा, कया हो जाएगा। ऐसा की बात करते हैं तृतीया में क्या हो जाएगा, एतेन हो जाएगा। ऐसा की बात करते हैं एतया हो जाएगा। यह की बात करते हैं येन हो जाएगा। या की बात करते हैं यया हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लिस्ट को देख लेना, याद कर लेना। आपको जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में वाच्य परिवर्तन पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको काफी ज्यादा यहाँ पर यूजफुल होगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर कर्मवाच्य और भाववाच्य मैंने आपको बताया था कि इनका जो रूप होता है वो आत्मनेपद धातुओं जैसा आपको दिखाई देता है, हालांकि उसके जैसा चलता नहीं है। जैसे कि बात करते देखिए आप यहाँ पर भूयते, भूयते, भूयन्ते, ठीक है। तो आपको सबका नहीं याद करना है, कम से कम आपको लट लगा कर याद कर लेना है, ठीक है। और एक एक का याद कर लोगे, सबका ऐसा कैसा आपको यहाँ पर क्रिया देखने को मिलेगी, ठीक है। तो बस जैसे क्या बात कर ली, किसका याद कर लिया, पट का याद कर लीजिए, पठेते, पठेते, पठयन्ते, पठियसे, पठियथे, पठयद्वे, पठये, पठाय, पठियावहे और पठियामहे, ठीक है। तो इस तरह से एक का याद कर लीजिए, सबका एक जैसा चलेगा, बस लट लकार का याद कर लीजिए, यहाँ से आपका काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको वाच्य परिवर्तन के क्वेश्चन करा दूंगा, हमारा वाच्य टॉपिक जो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अब हम वापस किस पर शिफ्ट कर जाएंगे, हम कारक पर वापस शिफ्ट कर जाएंगे। अगले 2 दिन में कारक खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।